जी पार्ट 2 स्टार्ट हो। अच्छा जी, अब 16 खत्म हो गया, 16 में दोबारा डेफिसिट क्यों नहीं किया? 16 में डेफिसिट करके 31 दिसंबर 16 तक पहुंचे थे, तो रीवैल्यूड अमाउंट दोबारा यूज होगी 17 के साल की डेफिसिट के लिए। 16 की डेफिसिट चार्ज हो चुकी थी, पता है ना इस बात का। अब 17 का साल आया तो आपने क्या करना है, रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है रिमेनिंग लाइफ, ऐसा ही है। अब रीवैल्यूड अमाउंट भी हमारे पास है, हाँ रिमेनिंग लाइफ आपको निकालनी पड़ेगी मैनुअली। तो डेप्रिसिएशन 486.9 को डिवाइड करना है और रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है आपने। रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। तो रीवैल्यूएशन का दिन ये पड़ा 31 दिसंबर 16, तो 1 जनवरी 15 को जो एसेट आया था 31 दिसंबर 16 तक 2 साल उसके गुजर चुके हैं। ओरिजिनल लाइफ थी 20, तो उसमें से 2 गए तो बाकी 18, ठीक है। 27.1 बुक वैल्यू 459.8, सॉरी 17, 31 दिसंबर 2017। अच्छा, अब अगला काम नशर भी करना पड़ता है, आपको पता है। अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस हो तो आपको पता है हशर के साथ नशर तो लाजमी है, तो 21.5 डिवाइडेड बाय 18 करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। अब ये आंसर क्या आ गया, 1.2। अच्छा, उसके बाद वो मैं भूल गया था, डेप्शन के साथ ही एंट्री करनी होती है सरप्लस की, मैं भूल गया था, माजरत। अच्छा, अब क्या करें, अब प्रोविजन का तो क्लोजिंग निकालते होते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन के एस्टीमेट में कोई चेंज आया है 260 में? अच्छा, कोई 7% में चेंज आया हो, लेकिन एक मसला आ गया है। इस दिन था 31 दिसंबर 16 और इस दिन हम कह रहे थे हम 18 साल दूर हैं अपनी इस लाइबिलिटी को सेटल करने से, तो आज क्या हो गया है 31 दिसंबर 17, तो हम फिर अब कितने साल दूर हैं, 1 साल और करीब हो गए अपनी प्रोविजन के। तो अब ये जो प्रोविजन का 82 ये जो प्रोविजन का चेंज अब आया है, ये चूंकि सिर्फ वक्त गुजरने की वजह से आया है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, इंटरेस्ट। क्या है जी, इंटरेस्ट। थोड़ा जगह तंग है, मैंने INT लिख दिया। कितना, 5.4, ठीक है जी। चलो, अब इस साल की ये 3 एंट्रीज आप कर लेंगे। देखें जी, पहली एंट्री क्या होगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट 27.1, फिर रीवन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 1.2, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 5.4। ये एसी ठीक है बेटा, अब एसी ठीक है। अब इसको थोड़ा ऊपर भी कर देना यार, सीधी आवाज़ बच्चों को लगती है। अब वो तो नहीं ना आप कर सकते, ठीक है, अब क्लास के बाद कर लेना। अच्छा जी, एंट्री तो हो गई। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड क्रेडिट 27.1, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट 1.2 और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट 5.4। अच्छा, अगला झटका कब लग रहा है जाके, 31 दिसंबर 18 पे। पहले चलें वहाँ, फिर देखते हैं। 31 दिसंबर 18 तक आ जाओ, स्ट्रेट लाइन मेथड है। वैसे तो डेप्शन के लिए माजरत, मैंने गलती से लिख गया, ये दोबारा वर्किंग चलो कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फॉर्मूला रिपीट हो जाना है, ये पर्चे में दोबारा नहीं लिखना होता, बस ज़रा पक्का कर रहा हूँ मैं आपको। और हशर और यदि नॉर्मल सवाल चल रहा है आपका, बस ऐसे ही एक दुम चल्ला साथ अटैच हो गया प्रोविजन, और उसमें भी अभी तक कोई मसला नहीं आया क्योंकि एसिड रीवैल्यू हुआ था। अब देखते हैं 18 पे क्या होना है, 31 पे 18 पे फिलहाल पहुंच तो लें। अच्छा, कितना, 27.1 और 1.2, बुक वैल्यू बता दो, 432.7, लेकिन प्रोविजन के लिए आपको क्लोजिंग पहले निकालना पड़ेगा। 31 दिसंबर 18 पे प्रोविजन की क्लोजिंग बैलेंस को निकाल लो, ठीक है। तो 260 में कोई चेंज नहीं, 7% में कोई चेंज नहीं, लेकिन इस दिन और इस दिन में 1 साल की कमी आ गई। आप अपनी प्रोविजन के 1 साल और करीब आ गए। कितने साल दूर रह गए अब आप सिर्फ 16 साल दूर है मंजिल से आप। तो आंसर आ गया 88.1। अब
88.1 8.8.1 सुभान अल्लाह। मैंने क्या लिखा देखा आप लोगों ने? बहुत सारों ने देखा ही। 88.1 ऑनलाइन वालों ने तो देख लिया उन्हें, और अगर नहीं देखा होगा तो ये मैं बोला होगा तो उन्होंने रिवर्स करके देख लिया होगा। आप रह गए जी, बोले जी बैलेंसिंग क्या आ गया? 5.8। तो पहले आपने 31 दिसंबर 18 वाले साल की ये 3 एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री डेबिट एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेबिट क्रेडिट 27.1, दूसरी एंट्री रीवैल्यू सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 1.2, तीसरी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 5.8। क्योंकि सिर्फ क्या बदला है? वक्त। सिर्फ क्या बदला है? वक्त। अब हम 31 दिसंबर 18 पे मौजूद हैं और अब हम देखते हैं कि लाल है कि नीला। लाल है कि नीला? लाल क्या है? रीवैल्यूएशन, और नीला क्या है? एस्टीमेट चेंज। ये कितनी उंगलियां हैं? बस से पूछ रहे, इससे पूछ रहे, जो सोया हुआ तुम्हारे आगे वाला। हाँ हाँ हाँ, कितनी उंगलियां? 5 हैं? 4 हैं? 5वां अंगूठा है, सही सोया हुआ है, जागा नहीं हुआ। अच्छा सुनो, अब पर्दा उठने लगा है, पर्दा उठने लगा है, या लाल होगा या नीला। ठीक है, लाल होगा तो उसका बढ़ना कम होना एसिड को छेड़ेगा और सरप्लस पीएनएल, और अगर नीला होगा तो उसका बढ़ना या कम होना प्रोविजन को छेड़ेगा और सरप्लस पीएनएल को। नीले का चेंज होना एसिड को नहीं छेड़ता और लाल का चेंज होना प्रोविजन को नहीं छेड़ता। लाल है कि नीला? ओ नीला है, नीला। नीला रंग ही कोई नहीं मेरे को यार, फरोजी है, इसको नीला कर लेते हैं जी। तो 31/18 पे प्रिवेलिंग मार्केट डिस्काउंट रेट, अखीर ही नीला है वैसे, ये भी को हल्का नीला हो ना जरा, ये बहुत ही हल्का नीला है। चलो, प्रिवेलिंग मार्केट बेस्ड डिस्काउंट रेट इज, लो जी डिस्काउंट रेट बदल गया। अगर डीकमीशनिंग की कॉस्ट बदले या इंटरेस्ट रेट बदले तो ये तो एस्टीमेट चेंज है। ये क्या है? तो एस्टीमेट चेंज है, तो कोई मसला नहीं, एक लाइन छड़ देंगे और 31 दिसंबर 18 लिखेंगे, और चूंकि एस्टीमेट चेंज हो रहा है तो हमारी बुक वैल्यू रिवाइज हो जाएगी। अब आप कहोगे बुक वैल्यू रिवाइज कैसे होगी? भाई बुक वैल्यू एसिड की नहीं भी होगी तो प्रोविजन की तो हो जाएगी। बुक वैल्यू तो उसकी भी है, बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट कह लो जो आपकी बैलेंस शीट में नजर आ रही है, प्रोविजन तो चेंज होनी है ना, तो बुक वैल्यू रिवाइज होनी है। अच्छा, अब जरा देखिएगा मामला, बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात, सबकी तवज्जो चाहिए, कोई लिखना शिखना नहीं चल रहा होना चाहिए इस टाइम। बड़ी अहम बात, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाएं, सीट बेल्ट बांध लें। 1 मिनट के लिए जरा मुझे बताएं क्या हुआ है? 260 में कोई चेंज आया है? नहीं। हाँ, 7% नहीं रहा अब रेट, बल्कि रेट इंक्रीज हो गया है, 8% पे चला गया। ये सोचने की जरूरत नहीं है प्रोविजन बढ़ेगी या कम होगी, वैसे मुझे लगता है कम होगी, लेकिन छोड़ो हमें क्या, हम तो अपना ऑटोमेटिकली सिस्टम चला रहे हैं, सारे काम होते जा रहे हैं कि डिस्काउंट रेट के चेंज होने से क्या असर पड़ना है, देख लेंगे क्या असर पड़ना है। वैसे डिस्काउंट रेट के बढ़ने से प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है ना। चले छोड़े, मिटी पाओ 1.08। अब देखो ये किस दिन की वैल्यू है? 31 दिसंबर 18 की, और ये हम फिर किस दिन निकाल रहे हैं? 31 दिसंबर 18 पे। सेम इसी दिन खड़े खड़े आपने सिर्फ एक चीज चेंज किया है, तो ना तो वक्त बदला ना ही जज्बात बदले, सिर्फ क्या बदल गया? हालात बदल गए। अब प्रोविजन कम हो गई है 75.9, लेकिन ये जो चेंज इन एस्टीमेट है, बैलेंसिंग कितना? ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? 12 अच्छा, अब इधर देखो जरा, देखो सब इधर देखो भाई, कोई नहीं लिख रहा हो, कोई भी नहीं लिख रहा होगा, कोई नहीं, ऑनलाइन वाले भी प्लीज 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 इधर देखना जरा, पहले ये लाइन लगाओ। हो ही नहीं सकता इसका असर इधर जाए, ठीक है, इसने यहीं कहीं खप जाना है। ओके, जैसे इसका असर, रीवैल्यूएशन का असर कभी प्रोविजन पे नहीं ना पड़ना रीवैल्यूएशन मॉडल में, ऐसे ही 31 दिसंबर 18 पे अगर चेंज इन एस्टीमेट है तो वो चेंज इन एस्टीमेट आपका कभी भी एसेट को हिट नहीं करेगा। रीवैल्यूएशन प्रोविजन को हिट नहीं कर रही, पहले डैश लगाई थी फिर बाकी काम किया था। ऐसे ही एस्टीमेट चेंज, पहले एसेट को डैश लगाओ, नहीं हिट करेगा, क्योंकि मॉडल कौन सा है? रीवैल्यूएशन। जबकि यही प्रोविजन का चेंज अभी कल वाले सवाल में और आज सुबह वाले सवाल में एसेट को, प्रोविजन का चेंज एसेट को छेड़ रहा था, लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल में नहीं छेड़ सकता।
ओके। अब वैसे तो आपकी वर्किंग आपको सब कुछ करवा देगी, लेकिन वैसे अगर मैं कहूं प्रोविजन बढ़ रही है या कम हो रही है, प्रोविजन बढ़ रही है या कम हो रही है, प्रोविजन का कम होना, नहीं पहले बताओ, खुशी या गम? प्रोविजन है, लायबिलिटी है, कम हो रही है तो खुशी है, खुशी है तो मतलब पहले उसने देखना है कोई गम तो नहीं है। अगर कोई गम पुराना पड़ा हुआ है तो वो उसको खाएगी, वो गम नहीं है, उल्टा पहले ही खुशी पड़ी थी तो खुशी और चढ़ गई है जी, तो खुशियों में खुशियां ऐड हो गई, खुशियां ही खुशियां हो गई। बाय द वे आप इधर देखो, प्रोविजन क्या हो रही है? कम, मतलब इसकी नेचर क्रेडिट है तो मतलब डेबिट। तो दूसरा इंपैक्ट, खुशी आई है, कोई गम नहीं पड़ा, तो सारी खुशी कहां चली जाएगी? रीवैल्यूएशन। तो एंट्री बनी प्रोविजन डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। सरप्लस इन ओसीआई। अब सरप्लस क्रेडिट, क्रेडिट नेचर की चीज बढ़ रही है तो मतलब क्रेडिट ही हो रही है, ठीक है। देख लो वहां कुछ नहीं गया। तो इधर देखो, बुक वैल्यू एसेट की सेम ही रहनी है, लेकिन सरप्लस बदल कर, हाँ बात समझ आई कुछ? अब 18 की एंट्रीज कर चुके थे आप 5.8 तक, देखो जरा। अब उससे अगली एंट्रीज हैं। अब देखो ये क्या हो रहा है जी? एस्टीमेट चेंज। अब एस्टीमेट चेंज के दिन खड़े होकर पहले डेप्शन ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, वो रीवैल्यूएशन के दिन करते होते हैं। तो ये आप 58 तक 5.8 तक की एंट्री कर चुके हैं ना। अब उससे अगली एंट्री क्या हो रही है? देखो देखो देखो, ये एस्टीमेट चेंज है, रीवैल्यूएशन मॉडल है, तो इसने तो यहां से तो हिट होना नहीं है। अब आपकी वर्किंग ही आपको एंट्री करवा रही है। वर्किंग क्या बता रही है? प्रोविजन कम हो रही है, प्रोविजन कम हो रही है मतलब डेबिट, और सरप्लस बढ़ रहा है मतलब क्रेडिट। अमाउंट भी आपके सामने। और अगर पहले कोई लॉस पड़ा होता तो ये सरप्लस, ये खुशी पहले उस लॉस को रिवर्स करती और जो बच जाती वो सरप्लस में जाती। देख लेते हैं ऐसे भी, ठीक है। तो ये प्रोविजन की कमी, ये देखो ये एंट्री हुई है। डिक्रीज इन प्रोविजन मींस खुशी, नो प्रीवियस लॉस वाज एग्जिस्टेड एट दैट डेट वाज एग्जिस्टिंग, तो प्रोविजन डेबिट सरप्लस क्रेडिट, यही एंट्री हुई है। तो ये एंट्री अब आप अपनी किताबों में करो एंट्री। प्रोविजन डेबिट 12.2 सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई भाई, इन ओसीआई क्रेडिट। ले आओ इधर देखो, डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई थी, डेप्रिसिएशन की एंट्री, फिर सरप्लस की, फिर 5.8, और अभी अभी जो आपने एंट्री की है 12.2 से प्रोविजन डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। तो सरप्लस मजीद बढ़ गया, पहले पड़ा था मजीद बढ़ गया, मसला क्या? ठीक है, कुछ समझ आई थोड़ी बहुत? अच्छा अब क्या करें जी? 18 की डेप्शन दोबारा चार्ज कर देते हैं। फिर अब डेप्शन था 18 की चार्ज होगी नहीं, 18 की डेप्शन तो होकर यहाँ पे पहुंचा था, अब 19 की डेप्शन चार्ज होनी है। वैसे अगला हादसा कब, कोई मसला कब आ रहा है आगे चल के जी? 31 दिसंबर 20 पे कुछ हो रहा है, तो 20 पे पहुंच तो ले। तो अब हम 31 दिसंबर 18 पे खड़े हैं, हम 19 की डेप्शन चार्ज करेंगे, 20 की करेंगे, और फिर देखेंगे जाके क्या होना है। अब मेरा सवाल ये है कि 19 की डेप्शन चार्ज करते हुए आपको रिवाइज बुक वैल्यू नज़र आ रही है, तो आप क्या करना चाहोगे? आप कहोगे कि जी अगर डेप्शन चार्ज करनी है, बुक वैल्यू रिवाइज हो गई, तो मैं तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू को पकड़ूंगा या गी, और उसको इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे। कितनी है जी? नहीं बेटा, यकम यानी 15 को एसेट आया था, तो 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16, 17, सही कह रहे हैं। 4 साल गुजर गए तो रिमेनिंग कितने हैं? बोलो, 20 में से 4 गुजर गए तो रिमेनिंग कितने हैं? बोलो 16, इससे डिवाइड कर देंगे, ऐसा ही है। अब इससे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया जी? 0.1 भी होना चाहिए। देखो आप इस 486 को डिवाइड बाय 18 करो, या इस बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करो, इसमें तो चेंज ही कोई नहीं ना आया, इसलिए आपका आंसर सेम ही आना था। बहरहाल चलो, आप 27.1, राउंडिंग का डिफरेंस है वैसे तो, आप 27 पॉइंट, इन्होंने क्या किया हुआ 27 पॉइंट, पूरा 27 ही लिया, ठीक है, आप 27 ही लो फिर, ठीक। असूल नहीं बदलते अपना, क्योंकि हमने ये कहा है कि जब भी कभी एस्टीमेट चेंज होना है
तो हमने रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है। तो वैसे देखा जाए तो इसमें कोई खास चेंज आता नहीं है, लेकिन ठीक है, आप इसको क्या करो 27.0, ताकि आपका असूल भी अपनी जगह इंटैक्ट रहे कि आपने एस्टीमेट चेंज आने की वजह से चेंज इन एस्टीमेट के दिन खड़े होकर बुक वैल्यू को पकड़ा, रिवाइज बुक वैल्यू को, और इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाल कर उस पर डेप्रिशिएट किया। ठीक है, ऐसे ही इस 31.3 को पकड़ो, डिवाइडेड बाय 16 करो जी, 2.0, ये बढ़ गया ना, चूंकि इसकी तो वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, अच्छा बुक वैल्यू बताइएगा 40 और अभी इसकी बारी रहती है। अब हम पहुंच चुके हैं जी 31 दिसंबर 19 पे मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, और 31 दिसंबर 19 पर अब हम अपनी प्रोविजन को कैलकुलेट करने लगे हैं। 260 में कोई चेंज नहीं है, 8% में कोई चेंज नहीं है, बस एक साल और कम हो गया है, तो प्रोविजन, तो बैलेंसिंग 6.1, और ये क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है जी, सही है। अच्छा एंट्रीज वहीं से वहीं पर रखे, जरा एंट्रीज दिखा लो। पहली एंट्री 19 की 27 रुपये की डेबिशन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट, 2 रुपये की ट्रांसफर सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, और 6.1 का इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। इधर आ जाओ, ये 3 एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं, 27 रुपये की डेबिशन, सरप्लस की ट्रांसफर, 6.1। ठीक हो गया। अच्छा अब अभी भी 31 दिसंबर 20 नहीं आया, ईद आ गई पर 31 दिसंबर 20 नहीं आया। अच्छा तो 31 दिसंबर 20 तक तो फिर वही सेम डेप्शन चलनी है। 31 दिसंबर 20, इधर देखो 27 और 2 जी, और लेकिन ये हम निकालेंगे दोबारा, तो हमारा जो 260 का अंदाज़ा था उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आया। ठीक है जी, अब आप कहोगे वो हटा के देखो तो आया पड़ा है, यही तो मैं चाहता हूं कि आप ना देखें। अगर खुदा ना खास्ता आपने वो देख लिया तो आप फिर उसी को ही ले लेंगे, उसी को ले लेंगे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पहले 31 दिसंबर 20 पे पहुंचना है। मैं कह रहा हूं कोई एस्टीमेट चेंज नहीं है, आप कह रहे हो वो ब्लैक पर्दा उठा के देखें, है कुछ तो है, और मैंने कहा यार नहीं देखना ना, उसी को तो नहीं देखना, पहले पहुंचना है 31 दिसंबर 2020 पे। ठीक है, तो 260 में कोई चेंज नहीं आया, 1.08 में कोई चेंज नहीं आया, बस एक साल कम हो गया 88.5, और ये बैलेंसिंग फिगर क्या है 6.5। अगर आप उसको देख लेंगे तो आप जो फिगर निकालेंगे उसमें फिर ये दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी, इंटरेस्ट भी मिक्स हो जाएगा और पता नहीं जो भी चेंज होगा वो भी आ जाए, इसलिए पहले यहां पहुंचना है। ठीक है, अब ये 3 एंट्रीज आपने कर लेनी है, और 31 दिसंबर 20 पे आप पहुंच चुके हैं। 27 रुपए की डेप्शन की एंट्री, 2 रुपए की ट्रांसफर की एंट्री। हाँ जी, कोई मसला? अब आइए 31 दिसंबर 20 पे आप पहुंच चुके हैं। अब आइए, अब देखते हैं लाल है कि नीला, लाल है कि नीला, लाल है कि नीला, अगेन नीला। एस्टीमेट ऑफ साइड रिसीट्स वाज रिवाइज्ड टू 400 मिलियन। लो जी चेंज आ गया, अब शुक्र करो पहले नहीं देखा था। ठीक है, अब एक लाइन खाली छोड़ देनी है, और 31 दिसंबर 20 पर आपने रिवाइज्ड बुक वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, और इधर देखना जरा, यहां पे आप फिगर निकालेंगे, आपकी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग के एस्टीमेट में चेंज आया है। 260 की बजाय मजदूरों ने क्या कहना शुरू कर दिया है, नो जी नो, वो जमाने गए जब 260 के अंदर डिसमेंटलिंग होती थी, अब तो कितने में होगी 400, तो 400 इंटू, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, और ये भी उसी जगह पर है। ये असल तरीका होता है वारदात का, कि आपने सिर्फ अब किस्त को चेंज किया, वक्त तो पहले चेंज करके इंटरेस्ट निकाल चुके थे, अब इस दिन खड़े होके आपने एस्टीमेट चेंज निकालना है, तो सिर्फ वही चेंज हुआ है। आप इस तरतीब पे चलें तो ऐसे होता है। क्या हुआ?
सही है, समझ आ रहा है? क्वेश्चन क्यों रीड कर रहे हो? अब नहीं करना रीड। अच्छा चलो, क्या रीड कर रहे हो? ये देखो 31 नंबर 20 पे एस्टीमेट ऑफ साइट रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, चेंजेस से आगे ना पढ़ो अभी। तो ये 400 पे चला गया, यहाँ पे आके हमने ये 400 लिखा। 8% तो वही पुराना चेंज हुआ, वो पहले से चल रहा है, और साल एक जो है वो साल भी नहीं बदला। ये 88.5 भी 31 नंबर 20 पे हम दोबारा निकाल रहे हैं। 31 नंबर 20 पे 88.5 के अंदर 260 वाला एस्टीमेट इस्तेमाल हुआ था। अब जो फिगर निकाल रहे हैं उसमें 400 वाला, तो एस्टीमेट चेंज निकल आएगा। बोलो कितना? 136.2। तो ये बैलेंसिंग जो है ये नीला है कि लाल है? नीला है कि लाल है? नीला है, नीला। बोलो कितना? 47.7। अब ये 47.7 जैसे ही आया ना, आपने कहा पहले तो इतने लैंड लाओ किधर गलती ना चला ही ना जाए, बिकॉज इट विल नेवर गो देयर, इट विल नेवर हिट प्रोविजन का एस्टीमेट का चेंज, इट विल नेवर हिट एसेट इन रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में तो जाता ही उधर है। ठीक है, कुछ पक्का हुआ? थोड़ा सा टेक्निकल है थोड़ा सा ये काम, खैर। अच्छा जी, अब ये क्या है जी? ये क्या है? एसेट, ये प्रोविजन के अंदर इंक्रीज है, यानी गम है। ये क्या है असल में ना? असल में देखो, ये भी क्रेडिट नेचर की चीज है, सरप्लस भी क्रेडिट है, ये तो जिधर मर्जी चले जाओ। तो इसके अंदर बढ़ना ये गम है, और सरप्लस का बढ़ना खुशी। अब प्रोविजन के अंदर इंक्रीज आया मतलब आप पे गम आया है। इस गम ने पहले देखा खुशियों की काफ़ी मिकदार मौजूद थी, इसने कहा लह 80 खुशियाँ चढ़नियाँ कोई, तो इसने पहले जाके खाना है 27 रुपये की खुशियों को। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? प्रोविजन क्या हुई है? क्रेडिट। तो पहले डेबिट होगा 27/3 से रीवैल्यूएशन सरप्लस, जो बच गया है वो बाकी पीएनएल में। ये वो सिचुएशन बनी है जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि प्रोविजन के अंदर हुआ है इजाफा यानी गम, और प्रीवियसली एक खुशी एग्जिस्ट करती थी। तो ये कौन सा सिनेरियो बना जाके हमारा इस तस्वीर के हिसाब से? ये प्रोविजन के अंदर क्या हुआ? इंक्रीज, यानी गम आया। गम आया तो ये सिचुएशन नहीं है, बल्कि ये सिचुएशन है पहले से सरप्लस एग्जिस्ट करता है। तो यही तो एंट्री आपको मैंने अभी लिखवाई है। प्रोविजन क्रेडिट करो 47.7 से, फिर सरप्लस को डेबिट करो, जितना बैलेंस पड़ा 27 समथिंग, और बाकी बैलेंसिंग कहाँ जाएगा? पीएनएल। लेकिन ये ऐसे याद करने की जरूरत ही नहीं है हमें, बड़ा सुकून है, हमारी तो वर्किंग ही हमें एंट्री करवा देती है बेहतरीन करके। जैसे इधर देखो, जैसे पहले भी होता था, ये इंक्रीज इन प्रोविजन है, यानी प्रोविजन क्रेडिट है, ये यानी कि गम है। इसने देखा तो पहले से खुशियां इसको नजर आ रही थी, इसने पहले इस गम ने क्या किया? उन खुशियों को खा लिया। यानी ये प्रोविजन का क्रेडिट जो था, इसमें से 27/3 सरप्लस में डेबिट हो गया, लेकिन गम अभी भी बाकी है। कितना? ये 20.4 आपका गम, ये पीएनएल में। ठीक है जी, चला जाएगा। तो जी इधर क्या रहा? ये अपनी जगह 378.7 ही रहा, यहाँ पे कुछ ना बचा, और ये अब लॉस आ गया। ये प्रोविजन का बैलेंस निकाला हुआ, सवाल खत्म हो गया जी। ठीक है, और यहाँ पर ये है 31 दिसंबर। दोबारा तो नहीं ना डेप्शन करने लग जाओगे? अब अगली डेप्शन होगी 21 में, और 21 के अंदर रिवाइज बुक वैल्यू यूज होगी, रिमेनिंग लाइफ यूज होगी, बस कहानी चलती जाएगी अब ऐसे। तो चेंज इन एस्टीमेट, और मैं 21 बोला तो 21 लिखता। तो अगर लाल कभी आएगा तो उसने प्रोविजन को नहीं छेड़ना, और अगर कभी नीला आएगा तो उसने एसेट को नहीं छेड़ना। और ये कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे एसेट आपका रीवैल्यूएशन मॉडल पर है, और अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे हो तो फिर लाल तो होता ही नहीं, फिर लाल तो होता ही नहीं, और नीले ने कहाँ जाके हेड लगानी होती है? आपके एसिड को डायरेक्ट। ठीक है जी, चलो मेरे ख्याल में काफ़ी है। एक और सवाल अब आपको होमवर्क में दूं? बुक नहीं है, हाँ। तो ये सवाल आपके पास था फिर? इन्ना लिल्लाह, मुझे माफ कर दीजिएगा। चले, सवाल तो आपने कर ही लिया अब हैं, आखिरी एंट्रीज भी देख ही लें आप जो रह गई हैं। आपने पहले जनाब की डेप्रिसिएशन की एंट्री, फिर सरप्लस की, फिर इंटरेस्ट की, और फिर आपका नीला आ गया।
तो आपने एंट्री पास की 27 रुपये से सरप्लस डेबिट। OCI में PNL डेबिट हो गया आपका 20.4 से और प्रोविजन क्रेडिट हो गई 47.7। ठीक है जी। फिर अब यही सवाल दोबारा कीजिएगा, इसकी फिर पिक्चर ले लें आप सवाल की। यही सवाल दोबारा ज़रा क्विकली कर लीजिएगा, 10 मिनट लगेंगे आपको। इसकी रिक्वायरमेंट पे गौर ना करें, सिर्फ सवाल देखें और कर लें काम। कल फिर अब मैं रीवैल्यूएशन मॉडल वाला एक सवाल कराऊंगा पहले हाफ लेक्चर में, और फिर उसके अंदर आपको पता है अब ये OCI वगैरह भी आ रहा है, तो हम एक बार फटाफट एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे PNL के, OCI के एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे, ठीक है बैलेंस शीट के भी। चलें जी, अब चलते हैं वापस। IFRS 9 चल रहा है ना जी। एथिक्स को भी करेंगे ऐसे ही, टाइम मिलता जाएगा। ये टॉपिक्स हैं कंसोलिडेशन के भी। पहला तकरीबन एक हफ्ता जो होता है ना, उसमें आप फुल फ्लैज लेक्चर 2 घंटे का कंसोलिडेशन को नहीं दे सकते। तो ये सारा टाइम हमारा वही है जिसके अंदर हमने सारे उधार सुधार इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके करने हैं। कोई स्पीड नहीं मारनी, कुछ बस चल रहा है हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। पास पेपर में कुछ रह तो नहीं था गया जी? पास पेपर में एक आखिरी पास पेपर आपको दिया था, होमवर्क में दिया था ना 9। वो कहता है जी फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन यूज द इंफॉर्मेशन इन है। तो आपने कैसे यूज की थी इंफॉर्मेशन अबव क्वेश्चन वाली? सॉरी यार, ये मैंने देखा जी, इसको पेंडिंग रखे, ठीक है। ऊपर वाला ही है, सुभान अल्लाह, फिर ठीक है, फिर बेहतरीन हो गया। होमवर्क ठीक है, क्लास वर्क कर लेते हैं। अब इसके अंदर वो कहता है द एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्स रूल्स एप्लीकेबल टू FL टैक्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा, सिर्फ एक ही तो सवाल है, मतलब एक ही चीज़ है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक ही अटैम्प्ट के अंदर आए थे, ऐसे ही आए थे। 10 नंबर का सवाल। अच्छा जी, फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन यूज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव क्वेश्चन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्सेशन रूल्स आर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट आर अलाउएबल एज एक्सपेंस अपॉन। वो कहता है जी अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की है परचेजिंग के वक्त, तो वो उसी वक्त आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउ की जाती है। अब हम तो देखते थे कि हमारा अगर मॉडल FETP वाला है फिर तो एक्सपेंस आउट हो गया, हमने भी एक्सपेंस किया, उन्होंने भी अलाउ कर दिया। और अगर हमने FET OCI में रखना है शेयर्स को, या FET OCI या अमोर्टाइज कॉस्ट में रखना है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स को, तो हमारे पास तो फिर कैपिटलाइज वाला ऑप्शन होता था। ठीक है, अब वो इसके अंदर लड़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दूसरी चीज़ क्या है जी? एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% है। अब हमारे पास कौन सी दो चीज़ें थी? कंप्यूट करो डेफर टैक्स लायबिलिटी और एसेट दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन FL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर। ऑल्सो स्टेट वेदर द कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट शुड बी कंसिडर्ड रिकॉग्नाइज्ड इन PNL और आइटम्स प्रेजेंटेड आउटसाइड PNL। अच्छा चलें जी, अब दो चीज़ें थी मेरे ख्याल में, उसने हमसे कहा है DTL/A वाली वर्किंग बना दो। एज ऑन बता दो ज़रा मुझे प्लीज़ जल्दी से। एज ऑन, ये किताब तो है ना, ये किताब तो है ना, ये पेज नंबर 741 ओपन कर लेना प्लीज़, मुझे बताते जाइए फिर। DTL एज ऑन 31 दिसंबर 2023। ठीक है। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स रेट अलग से हो सकता है, हो लिख लो, और एक ही है वैसे तो, चलो, और टैक्स। अच्छा जी, अब मुझे बताएं ये जो दो आइटम्स थे कौन कौन सी चीज़ें थी? इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स थी और FL परचेज्ड बॉन्ड्स। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। अब जाकर देखते हैं अपने सवाल में, ओरिजिनल को ही देखना है हमने, तो अपने सवाल में जाकर देखते हैं। ठीक है, कि देखो गलती थी, करेक्शन करके सही कर ली ना। अब पागलों की तरह करेक्टिंग एंट्री को देखने की जरूरत नहीं है। अगर उसने अलग से सवाल में टैक्स का इम्पैक्ट ले लिया तो आपने सही तो कर लिया ना गलती, अब तो आपने सही वाली फिगर्स को ही लेना है। ठीक है, सही है, जाग रहे हैं? अच्छा, वो याद से पता करें अहमद का।
ईदों बाद नहीं थे फिर ईद आ गई, अहमद नहीं आया अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। अब ये इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स जो है ना, ये आपने अपने अपने वर्किंग वन में जाकर ओरिजिनल को देख लेना है। यही है आपका, यही था जी। ये कौन सा पार्ट है? ये वाला नहीं, इसको हमने वहाँ पे किया, बोर्ड पे किया था। ओहो, किया ही नहीं था। चले, एफएल परचेज बॉन्ड्स, और वो कहता है द बॉन्ड्स आर हेल्ड विद इन इट्स बिजनेस मॉडल हुज ऑब्जेक्टिव इज टू होल्ड। इसका मतलब अमोर्टाइज कॉस्ट पे इसको रखना, ठीक है। अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे होगी जी? इशू प्राइस 25 मिलियन, ये तो इशूड है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो ना हुई। ऑन यकम जनवरी एफएल परचेज बॉन्ड्स बाय इशूड बाय, अच्छा इशूड बाय ची। मैं परेशान हो गया, मैं कह रहा हो इन्वेस्टमेंट, मैं हूँ बड़ा परेशान बैठा सी, ठीक है। तो इशूड बाय ची, परचेज किया है एफएल ने, जो इशू किए थे ची ने, फॉर, तो ये हमारी क्या थी जी? परचेज प्राइस, ठीक है जी। और द पार वैल्यू ऑफ दीज बॉन्ड्स वर 30, ठीक है, और रिडेम्पशन होगी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास परचेज प्राइस आ गई। अब चूंकि हमने इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखने का सोचा हुआ है, तो हमारा 0.5 मिलियन ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी क्या होना है? तो हमारे पास जो इनिशियल मेजरमेंट होनी थी वो परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी 25.5 पे होनी है, ऐसा ही है। अच्छा, वर्किंग कोई नहीं की हुई। ये सवाल हमने कहाँ किया था? ओ माय गॉड, बोर्ड पे करवाया था। दिल तो कर रहा है फिर वो सोल्यूशन पे चले जाएं, लेकिन चलो अब क्या हो सकता है। यही चीज़ें जो है ना बस टाइम खा जाती हैं सारा जी। वर्किंग नंबर 1 हमारी जो हुई होगी, उसके अंदर जल्दी से बताओ, उसके अंदर क्या आया होगा? डेट, इंटरेस्ट, इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड और बैलेंस, ठीक है। तो हमने इसको स्टार्ट किया 25.5 से, ठीक है। उसके बाद हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 23, बॉन्ड्स आए थे यकम जनवरी 23 पर, तो फिर एग्जैक्ट 31 दिसंबर, ये मैं क्यों कर रहा हूँ पता नहीं, मैं दोबारा वो वर्किंग ही खोल लेता वैसे। हाँ जी, नहीं मेरा दिल कर रहा, दूसरे के लिए भी करना पड़ेगा, चलो उधर ही चलेंगे, साथ ही से ओपन कर लेते हैं। तू भी उन्हें फिर उन दो खोलते ने, देखा एंज सही, एंज सही, हेलो 3 जे, फिर आ जाए फिर गौरी। ओके, कौन सा सवाल है ये? 9वां, 8वें में वर्किंग्स हुई पड़ी, अब 9वां बस छुपा लेते हैं हम, 8वां ये हो गया, ठीक है जी। अच्छा लें जी, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की बात हो रही है। अब हमने इस इन्वेस्टमेंट को, कैरिंग अमाउंट है ये 26.93 पे रखा हुआ, यहाँ से देख लें आपकी मर्जी है, 25 प्लस 3.83 का 9/12 या जो भी था उससे देख लें, ये तो पूरा ही है, ठीक है। तो ये आपका 20 दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये तो सिंपल सवाल था, 26.93 पे आपने रख दिया था, यही आपकी कैरिंग अमाउंट है। तो आपने यहाँ पे आकर लिखा 26.93। अच्छा, अब टैक्स वाले जो है ना जी, वो क्या कह रहा है? टैक्स वाले क्या कहते हैं जी? टैक्स वाले कहते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट को जब इनकर करोगे तो हम आपको उस वक्त अलाउ कर देंगे एज एन एक्सपेंस। तो एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात, टैक्स वाले आपकी इस इन्वेस्टमेंट की अमोर्टाइज कॉस्ट वगैरह को तो नहीं मानते। वो क्या कह रहा है यहाँ पे? क्या कह रहा है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर ऑन परचेज आर अलाउेबल एज टैक्स अपॉन परचेज, ठीक है। और उसके बाद अगली बात क्या कर रहा है? बस चुप है। तो सिंपल सी बात है, टैक्स वाले क्या करते हैं? टैक्स वाले कहते हैं जी आपका ये 25 रुपये का एसेट है, जिस दिन बिकेगा, इस पर डेप्रिसिएशन वगैरह तो है नहीं, जिस दिन बिकेगा उस दिन गेन ले लेंगे, ये जिसको कैपिटल गेन कहा करते थे। आपने शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदे हो, आपने 100 रुपये का खरीद के 150 का बेचा तो 50 रुपये वो कहते हैं कैपिटल गेन है, इस पर टैक्स दे दो, और ठीक है। तो अब डिफरेंस कितना आ गया? अच्छा, अब एसेट की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, ये एसेट है ना, एसेट, तो ये क्या आ गया? रेट कितना है? वो तो सेम ही था, चलो खैर अब कॉलम बन गया, बोलो। अच्छा, उसके बाद
दूसरी चीज़ क्या थी जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स था आई थिंक, ऐसा ही है। नेक्स्ट वो कहता है 1 अप्रैल पे एफएल ने 30,000 शेयर्स डेल्टा खरीद लिए हैं, जो कि थोड़े से हैं उसके शेयर्स, ठीक है। ये 360, अब ये वर्किंग भी हमने कर ली थी सारी, ये 11.1, क्योंकि उन्होंने शायद किस मॉडल पे रखा हुआ है इसको, वो कह रहा है जी हमने कितने गया, ये इनिशियल एक्निशन पे इसको किस पर कर दिया है, ओसीआई पे, ठीक है। तो एफईटी ओसीआई है, तो हमने इसीलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या कर दिया, इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट की फिर लड़ाई होनी है हमारी टैक्स वालों के साथ। एनीवेज, तो हमने 11.1 पे इसको रिकॉर्ड किया था, फेयर वैल्यू गेन 1.8 का रिकॉर्ड किया था, और 12.9 पे हमारी बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, यानी हमारी कैरिंग अमाउंट ये, ठीक हो गया। नेक्स्ट ख़त्म करता हूँ यार, मुझे पता लग गया है कि आप लोगों का मनोरंजन आ गया और अब नमाज का भी मसला है। तो 12.9 कैरिंग अमाउंट आ गई। टैक्स वाले क्या कहते हैं, यार ये तुमने क्या किया है, ये तुमने 0.3 ऐसे ही ऐड किया, ये तो पहली बात तो ये ऐड नहीं करना, यानी कि वो सिर्फ 30,000 इंटू 360 कितना बनता है, 10.8 को मानते हैं, ठीक है। तो 10.8 हमने यहाँ पर लिख दिया, 10.8 निकालने की वर्किंग यहाँ शो कर देना छोटी सी, ठीक है। अब कैरिंग अमाउंट एसेट की ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो ये डिफरेंस जो है ये टैक्सेबल कितना जी, नेक्स्ट 0.63, ये क्या आ गया। अच्छा, अब एक और मसला है, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है इस पे ना आपने एक मसला हुआ है, आपने क्या किया है, आपने सॉरी वो दूसरी शीट में आपने ये जो गेन रिकॉर्ड किया इसको कहाँ किया है, तो बिल्कुल ऐसी ही तो एंट्री आप किया करते थे उसमें रीवैल्यूएशन के अंदर भी। फिर उसके बाद जब आपने ये शेयर्स वाला पढ़ा था, मैंने सवाल कराए थे आपको, उसी वाले के अंदर वैसा ही सवाल होता है। तो इसका मतलब एक तो यार है कि वे मिक्स हो ही जा रहे हैं, इधर सवाल पड़ा है ये। तो हमने क्या कहा जी, ये जो गेन बुक किया है ना हमने, कितना गेन है, कितना गेन है, कितना गेन है, 1.8 का, आपकी इन्वेस्टमेंट 1.8 से बढ़ गई है, ऐसा ही है, बोलो। अब जब ये गेन आएगा टैक्स वालों को इसका 30% आपको देना पड़ेगा, कितना 454, तो फिर बाकी कहाँ फेंक देंगे आप, रीवैल्यू सॉरी फेयर वैल्यू रिजर्व, अभी भी करके आ रहा है, रीवैल्यूएशन फिर आ गई, फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई के अंदर ये गेन कितना जी, नेट गेन आता था, ठीक है। अब ये मामला है, उसने क्या कहा है, पहले उसने क्या कहा, क्या बता दो, क्या निकाल दो, डेफर टैक्स लायबिलिटी और एसेट जो कि रिकॉर्ड होना है बैलेंस शीट में एज एट 31 दिसंबर, तो ये तो आपने निकाल दिया, इसकी भी लायबिलिटी, इसकी भी लायबिलिटी, ठीक है। एक एडिशनल बात उसने क्या कर दी साथ ही थोड़ी सी, ऑल्सो स्टेट वेदर द कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट शुड बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल और इन आइटम्स प्रेजेंट आउटसाइड पीएनएल। तो भाई जो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ठीक है, उसका तो इम्पैक्ट हमने उसको एक्सपेंस नहीं बनाया था, दोनों केसेस में टैक्स वाले कह रहे हैं इसको एक्सपेंस बनाना है, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन इसके बारे में क्या कहोगे आप, ये जो फेयर वैल्यू गेन आपने रिकॉर्ड किया है, इस फेयर वैल्यू गेन का, क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट वाले पे तो फेयर वैल्यू वगैरह नहीं रिकॉर्ड किया, तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे पड़ी हुई थी, ठीक है। फेयर वैल्यू मॉडल वाले के अंदर आपने फेयर वैल्यू रिकॉर्ड की है, वो आपके पीएनएल को हिट ही नहीं करती है, क्योंकि आपने इसको एफईटी ओसीआई में रखा हुआ है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर कहाँ जानी है फिर, ओसीआई के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैरिंग अमाउंट आ गई, टैक्स बेस आ गई, द होल इफेक्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन बॉन्ड्स वुड बी टेकन टू पीएनएल, वही वाली बात के वो जो उसने इंटरेस्ट वगैरह, और वो इंटरेस्ट पेड वाला भी अलाउ करते हैं। एनीवेज, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन शेयर्स 0.54 वुड बी टेकन टू ओसीआई एंड रिमेनिंग टू प्रॉफिट और लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस कैसे कह देते हैं, असल में जो बाकी का है आपको पता ही है ना कि आपने कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के डिफरेंस से भी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ही निकालना होता है, वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कहाँ जाता है, पीएनएल के अंदर ही जाता है, ठीक है। लेकिन ये 0.54 जो है ये बॉन्ड्स वाला, ये कहाँ चला जाता है आपका ओसीआई में नेट होकर, ठीक है, ऑफ नेट ऑफ नेट ऑफ सरप्लस है, नेट ऑफ टैक्स, ठीक है। चल अच्छा जी, अब मैं इससे तेज़ नहीं कर सकता, बस ठीक है। अभी भी वो रहते हैं आपके एमसीक्यूज़, इस सवाल को फिर एक दफ़ा देख लीजिएगा, अगर कोई मसला हो तो मुझसे कल पूछिएगा, टाइम अब हो गया ख़त्म।
क्योंकि 5-7 मिनट अब आपको देने भी हैं। ठीक है जी, तो ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग ख़त्म होगा और देखते हैं और क्या क्या होगा। वैसे उसने भी अभी चलना ही है, उसके भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।